नमस्ते। चलिए आज एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या कभी सोचा है कि भारतीय संस्कृति की जड़ें कितनी गहरी और कितनी फैली हुई हैं? आज हम एक बहुत ही अनोखे सफर पर निकलने वाले हैं, ज्ञान के एक प्राचीन वृक्ष के सहारे। ये सफर हमें उन दार्शनिक जड़ों तक ले जाएगा जिन्होंने दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे जटिल सभ्यताओं में से एक को गढ़ा है। तो ये जो प्राचीन श्लोक है ना, ये हमारे आज के सफ़र का सार है। ये बस कोई सुंदर सी बात नहीं है, बल्कि ये वो सोच है जिसने हजारों सालों से भारतीय विचारकों को रास्ता दिखाया है। मतलब असली दौलत सोना चांदी नहीं, बल्कि सच्चा ज्ञान है। और इसी भावना को आज हम और गहराई से समझेंगे। अच्छा, इस पूरे सफर को समझने के लिए एक चीज की कल्पना करते हैं। एक बहुत बड़ा पुराना बरगद का पेड़। सोचिए, उसकी जड़ें इतिहास में कितनी गहरी होंगी, उसकी शाखाएं आसमान में कहाँ तक फैली होंगी, और ये सब कुछ जुड़ा है एक ही मजबूत तने से। बस यही पेड़ है भारतीय संस्कृति, और आज हम इसकी इसी बनावट को जानेंगे। इस पेड़ की जो अलग अलग शाखाएं हैं ना, जैसे आर्ट, साइंस, फिलॉसफी, ये सब अलग थलग नहीं है। इन्हें एक ही जगह से पोषण मिलता है। जैसे एक आइडिया है, ब्रह्मांड एक है। अब यही आइडिया आपको मंदिरों की बारीक नक्काशी में भी दिखेगा और हमारे क्लासिकल म्यूजिक के सुरों में भी सुनाई देगा। सब कुछ जुड़ा हुआ है, एक ही कहानी का हिस्सा है। तो फिर शुरुआत कहाँ से करें? जाहिर है, पेड़ की सबसे गहरी, सबसे पुरानी जड़ों से। वो जड़ें जिनमें हजारों साल पुराना ज्ञान गूंजता है। हम बात कर रहे हैं वेदों की। वेद, इस शब्द का मतलब ही है ज्ञान। पर यहाँ एक बहुत ही कमाल की बात है। ये शुरुआत में किताबें थी ही नहीं। सोचकर देखिए, हजारों श्लोक, मंत्र, विचार बिना लिखे, सिर्फ सुनकर और याद करके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाए गए, एकदम सटीक। ये दिखाता है कि उस जमाने में याददाश्त और बोले गए शब्द की कितनी ज्यादा अहमियत थी। ये 4 मुख्य वेद हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। हर वेद का अपना एक खास फोकस है। ऋग्वेद में ब्रह्मांड के भजन हैं, यजुर्वेद में यज्ञ के नियम, सामवेद में संगीत और धुनें हैं, और अथर्ववेद में कह सकते हैं कि रोजमर्रा की जिंदगी के मंत्र हैं। सब मिलकर उस प्राचीन भारत की एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। और वेदों से ही एक बहुत बड़ा विचार निकल कर आता है, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। मतलब सच तो एक ही है, बस ज्ञानी लोग उसे अलग अलग नामों से बुलाते हैं। और इसी एक लाइन ने, इसी सोच ने भारतीय फिलॉसफी में टॉलरेंस और खुलेपन की नींव रखी। और ये मत सोचे कि ये सब बस पुरानी बातें हैं, बिल्कुल नहीं। ये परंपरा आज भी इतनी जीवंत है कि 2008 में यूनेस्को ने भी वैदिक मंत्रोच्चार को दुनिया की एक अमूल्य सांस्कृतिक विरासत माना। मतलब वो प्राचीन गूंज आज भी हमारे बीच जिंदा है। तो वेदों ने तो नींव डाल दी, लेकिन इसके बाद एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आया। ज्ञान की खोज जो बाहर की दुनिया में हो रही थी, वो अब अंदर की तरफ मुड़ गई, मन और आत्मा की दुनिया की तरफ। और यहीं से शुरू हुआ एक महान जागरण का दौर। इस टाइमलाइन को देखिए, लगभग 1000 बीसी तक फोकस बाहरी रीति रिवाजों पर था। लेकिन फिर 700 बीसी के आसपास आए उपनिषद और सवाल बदल गए। अब सवाल थे, मैं कौन हूँ, ये दुनिया क्या है? और इसी सोच ने आगे चलकर बुद्ध और महावीर जैसे महान विचारकों के लिए जमीन तैयार की। उपनिषदों ने तो कह सकते हैं पूरा गेम ही चेंज कर दिया। कर्म, पुनर्जन्म और सबसे बढ़कर ब्रह्म का कॉन्सेप्ट सामने आया। ये ब्रह्म क्या है? ये वो सोच है कि एक ही दिव्य शक्ति है जो हर चीज को जोड़ती है, एक इंसान से लेकर आसमान के तारों तक। अब बाहर के कर्मकांड उतने जरूरी नहीं रहे। असल चीज थी अंदर का ज्ञान, आत्मज्ञान। इस दौर की ज्ञान की प्यास को समझना है ना, तो नचिकेता की कहानी सुनिए। एक छोटा सा लड़का जो मौत के देवता यम के पास पहुंच जाता है और सीधा सवाल पूछता है, मरने के बाद क्या होता है? उसका ये साहस, ये निडरता, ये जानने की जिद कि अमर आत्मा यानी आत्मन क्या है, ये उस पूरे युग की सोच को दिखाता है। और फिलॉसफी की इसी उपजाऊ जमीन से हमारे ज्ञान वृक्ष की 2 और बड़ी शाखाएं निकलीं, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। इन दोनों ने ही उपनिषदों के विचारों को, खास तौर पर अहिंसा को अपनाया, लेकिन ज्ञान पाने के लिए अपने अपने अलग रास्ते बनाए। बुद्ध के हिसाब से असली लड़ाई किसी मैदान में नहीं, बल्कि हमारे मन के अंदर लड़ी जाती है।
ये जो बात है ना कि हजारों पर जीत पाने से बेहतर है खुद पर जीत पाना, इसका मतलब यही है। असली जीत तो अपने गुस्से, लालच और अज्ञान को हराने में है। ये अंदर की जीत है। अब जैन धर्म की बात करें तो वो अहिंसा के विचार को एक अलग ही लेवल पर ले जाता है। यहाँ बात सिर्फ इंसानों को चोट न पहुंचाने की नहीं है। यहाँ हर जीव, हर सांस लेने वाले प्राणी के लिए सम्मान है, चाहे वो बड़ा जानवर हो या छोटा सा कीड़ा। ये करुणा का सबसे गहरा रूप है। लेकिन रुकिए, हमारे इस पेड़ की कुछ और भी जड़ें हैं, ऐसी जड़ें जो उतनी ही जरूरी हैं लेकिन अक्सर हमारी नजरों से ओझल रह जाती हैं। ये हैं लोक और आदिवासी परंपराएं। अब जरा इस संख्या पर गौर कीजिए। 2011 में भारत में 705 से ज्यादा अलग अलग आदिवासी समुदायों को मान्यता दी गई थी। इनकी आबादी 10 करोड़ से भी ज्यादा थी। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये संस्कृतियों, भाषाओं और जीने के तरीकों का एक जीता जागता विशाल समंदर है। और हाँ, एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करना जरूरी है। इन संस्कृतियों को पिछड़ा या आदिम समझना बहुत बड़ी भूल है। सच तो ये है कि ये बहुत ही समृद्ध और जटिल परंपराएं हैं, जिनकी अपनी कहानियां हैं, अपनी कला है और दुनिया को देखने का अपना एक अलग नजरिया है। और जैसा कि समाजशास्त्री आंद्रे बेते ने कहा है, ये कोई वन वे स्ट्रीट नहीं थी। ऐसा नहीं था कि सिर्फ मुख्य धारा के दर्शन ने उन्हें प्रभावित किया हो, बल्कि ये एक लगातार चलने वाला संवाद था। आदिवासी मान्यताओं ने भी हिंदू दर्शन को उसके शुरुआती दौर से ही बहुत गहराई से प्रभावित किया है। मतलब विचारों का लेन देन दोनों तरफ से हुआ। तो चलिए अब वापस अपने पेड़ की तस्वीर पर लौटते हैं और देखते हैं कि ये सारी अलग अलग शाखाएं और जड़ें मिलकर एक कैसे हो जाती हैं। तो सवाल ये है कि इतनी सारी डाइवर्सिटी, वैदिक, जैन, आदिवासी के बावजूद इस पेड़ को क्या चीज एक साथ जोड़े रखती है? वो है इसका तना। कुछ ऐसे विचार हैं जो इन सभी परंपराओं में कॉमन हैं, जैसे कर्म का सिद्धांत, धर्म का विचार और प्रकृति के लिए गहरा सम्मान। यही वो धागे हैं जो इन सबको एक साथ पिरोते हैं। तो अगर इस पूरी चर्चा से कोई एक बात लेकर जानी हो तो वो ये है, भारतीय संस्कृति की असली ताकत किसी एक परंपरा में नहीं, बल्कि इन सभी के बीच लगातार हुए संवाद में है। विचारों का यही लेन देन, यही संगम है जिसने इसे हजारों सालों से इतना मजबूत और जिंदा-दिल बनाए रखा है। और यहीं हम एक सवाल छोड़ जाते हैं। ये सब सिर्फ इतिहास की बातें नहीं हैं। ये जो गहरी आपस में गुथी हुई जड़ें हैं, एकता की, अहिंसा की, खुद को जानने की, ये आज की दुनिया पर कैसे असर डाल रही हैं? जरा सोचिए। इसका जवाब शायद हमारे आसपास ही कहीं मौजूद है।